क्लास 10 तक सब इजी लगता है ना, लेकिन जैसे ही क्लास 11th की बारी आती है सारा गेम ही चेंज हो जाता है। क्योंकि क्लास 10th में आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है या जो बुक्स आपको दी जाती हैं उसमें से सीधा सीधा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद कर यानी कि चीजों को लर्न कर हम क्लास 10th को पास कर देते हैं। लेकिन 11th क्लास में बिल्कुल गेम चेंज है। क्लास 11th में कैसे स्टडी करेगा या क्लास 11th में क्या अप्रोच लेकर तुम जा रहे हो, क्योंकि यहीं से आपकी फ्यूचर की प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि किस तरीके से आपको क्लास 11th को स्टार्ट करना है। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सेशन बेसिकली इस चीज पर फोकस किया गया है कि किस तरीके से हमें क्लास 11th को स्टार्ट करना है। क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं करी ना तो हम काफी लोगों से पीछे रह जाएंगे। वही बात होगी कि रेस स्टार्ट हो चुकी है बट अभी भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो और ये सोच रहे हो कि मुझे किस तरीके से रेस स्टार्ट करनी है। तो अगर हम एडवांस थोड़ा होकर चलें और बाकी दुनिया से एक स्टेप आगे चलें कि हमें पता हो कि आखिर क्लास 11th हमें स्टार्ट कैसे करनी है, तो काफ़ी चीज़ें फ्यूचर में हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें चिल करते हुए मजे करते हुए आ गए होंगे। क्लास 10th में आपने चलो टीचर ने जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस मैं पढ़ के चला गया हूँ, एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ गए और अब मेरे लिए बहुत ईजी है सारी चीज़ें करना। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इस साल भी हमने क्लास 10th के अंदर भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखा है कि किस तरीके से एग्जाम्स भी आपको टफ देखने को मिले हैं और नेक्स्ट ईयर और ज्यादा टफ होने वाले हैं। और 11th की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए चीजें एकदम ही बहुत चेंज हो जाएंगी, क्योंकि क्लास 11th आपके लिए एक फाउंडेशन क्लास बनती है क्लास 12th की। क्लास 11th बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर ही पूरा साल गवा देते कि अरे ठीक है ना, चिल करो ना, कौन सी बोर्ड की क्लास है, हमारी हो जाएंगे पास, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। जैसे क्लास 10th में करके आए हैं 11th में भी पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, हो जाएगा, थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे। कौन सा इस पर हमारा इंपैक्ट पड़ता है या कौन सा हमारे कॉलेज जो हमें चूज करना है उस बात पर इंपैक्ट पड़ेगा क्लास 11th के रिजल्ट से। बट आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं यार, क्लास 11th जितनी इंपॉर्टेंट है ना, इतनी शायद क्लास 12th नहीं है। क्योंकि क्लास 10th के बाद जब आप 11th में आ रहे हैं तो सारी चीजें आपको एक अपग्रेडेड वर्जन में देखने को मिलेंगी। जहां आप पहले सिर्फ एक बुक पढ़ते थे सोशल स्टडीज की, मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूं, तो एसएसटी का सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, जहां पर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब एक ही बुक में, एक ही सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता था। लेकिन क्लास 11th में आते सब चीजों की अलग अलग बुक्स ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट ही बन जाते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। वो ये सोचते हैं कि यार अभी तो चलो इसको किसी तरीके से टरका देते हैं, क्लास 12th के अंदर पढ़ लेंगे। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 11th में अगर आपने अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग रख ली तो क्लास 12th उतनी ही ज्यादा आपको ईजी लगने लगेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर भी देखोगे ना तो 80% स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में आउट ऑफ 100 मैं बात कर रहा हूं कि जो 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, उनमें से 80% स्टूडेंट्स अपना ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब कर देते हैं 11th क्लास में आते ही। गलती सिर्फ एक ही है कि वो बहुत ही इजी गोइंग या कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं कि यार 11th कर ली, हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है, 12th वाली वही एक ही एटीट्यूड है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तगड़े कंसेप्ट हैं या बहुत ही कुछ हाई लेवल का आपको पढ़ने को दे रहे हैं, नहीं, बस बिहेवियर, वो जो बिहेवियर आप अपना चेंज करते हो वहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और फ्यूचर में भी इसी बिहेवियर की वजह से आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो 80% ये डाटा बोलता है कि 80% स्टूडेंट्स अपने बिहेवियर की वजह से, जो ये लेट गो वाला बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर की वजह से अपने पूरे फ्यूचर को ही गड़बड़ा कर दे, मैं कह रहा हूं कि पूरा हिला देते हैं अपने फ्यूचर को, अगर मैं सच बोलूं तो। क्योंकि 11th क्लास बहुत मैटर करती है और खासकर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि साइंस में कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको ये दिख रहा था कि हाँ ये मेरे मेन सब्जेक्ट हैं, एसएसटी तो मैं ऐसे भी कवर कर ही लूंगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट जैसे 11th में आते हैं आपको सारी चीजें अलग देखने को मिलेंगी और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी होगी, आपकी इकोनॉमिक्स होगी, ये इन सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये बहुत मैटर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस होगी, आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए जाते हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको स्टार्टिंग में ही पकड़ रखनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट्स पर। अगर कहीं थोड़ा सा भी लेट हो गए, अगर थोड़ा सा भी कहीं लेट हो गए तो दिक्कत आपको बहुत बड़ी फेस करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, हम इंपॉर्टेंस समझ गए, अभी तक हम बात कर रहे थे इस वीडियो में कि इंपॉर्टेंस क्या है क्लास 11th की, क्यों इतना जरूरी है।
लेकिन सवाल अब ये आ गया है कि सर आखिर हम करें तो कर रहे हैं क्या और कैसे करें, क्लास 11th को कैसे स्टार्ट करें, किन चीजों पर हम ध्यान रखें। तो अब जरा इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आपने वो चीजें फॉलो कर ली, सिर्फ क्लास 11th का सिलेबस आपका अच्छा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि 11th के सिलेबस के साथ साथ आपका 12th में जो आने वाले टाइम में आपको जो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, वहां भी आपका डिफिकल्टी लेवल 50% कम हो जाएगा, सीधा 50% में आपको डाउन देखने को मिलेगा। क्योंकि यही सारी जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो 11th क्लास में आपका बनता है, ये आपको कहीं ना कहीं 12th क्लास में काम आता है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। अगर जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले ज्योग्राफी, अभी तक आप ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे थे, बेसिक चीजें आपने अपनी ज्योग्राफी की पढ़ी थी, लेकिन अब ज्योग्राफी में आपको कुछ स्पेशलाइज तरीके से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बात करूं कंसेप्ट्स की और मैप्स की। 11th क्लास में आ गए हो ना, मैं एक बात बोलूंगा, बस ज्योग्राफी के लिए मैप्स, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ज्योग्राफी के अंदर। जिस बच्चे ने मैप डिकोड करने सीख लिए, जिस बच्चे को यह पता लग गया कि वर्ल्ड मैप पर कौन सी कंट्री कहां है, इंडियन मैप में कौन सी स्टेट कहां पर है, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा मैप होता है, इंडियन पॉलिटिकल मैप है, वो अगर आपने कवर कर लिया ना, वो चीज आपको पहचान में आ गई कि ये स्टेट यहां है, झारखंड यहां है, गुजरात यहां है, यूपी इधर है, कर्नाटका इधर है, तो मैं बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी पढ़ना इतना आसान हो जाएगा ना, जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। दूसरा, 11th क्लास के अंदर आपके कंसेप्ट्स बहुत काम आते हैं। तीसरा बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बोलूं, जो आपके ये कंसेप्ट्स है ना, ये सिर्फ 11th क्लास में आपके काम नहीं आने वाले हैं। ये कंसेप्ट्स आपके यूपीएससी के अंदर काम आएंगे, आपके स्टेट सिविल सर्विस के अंदर काम आएंगे, स्टेट पीसीएस दोगे या कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दोगे आफ्टर ग्रेजुएशन, सोच लो ग्रेजुएशन के बाद आपको ये 11th की ज्योग्राफी काम आती है। आप किसी भी अपने बड़े भाई से या कोई भी आपके आसपास अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की और कोई कर भी नहीं रहा, तो यार आपके पास इंटरनेट है, आप जाकर सर्च कर लो, एक बार इंपॉर्टेंस देख लो कि 11th क्लास का सिलेबस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फ्यूचर में आपके लिए। बहुत सारे स्कूल्स ऐसा करते हैं कि क्लास 11th का सिलेबस ही नहीं पढ़ाते हैं, वो 11th क्लास में भी 12th पढ़ा रहे होते हैं, फिर 12th में तो 12th पढ़ाते ही हैं, ताकि उनके स्कूल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। बट मैं मानता हूं कि यार क्लास 11th का जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है, और जिसने इसको सीरियसली नहीं लिया, वो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी और उसने वो चीज नहीं पढ़ी। और ऐसा नहीं है कि बोरिंग है या टफ है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, अगर कोई भी क्लास आपकी फर्स्ट से लेकर 12th तक है, तो 11th क्लास सबसे ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर एक बार आपने यहां ध्यान दे लिया ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आप दूसरे स्टूडेंट से जो इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, उनसे आप 3 या 4 साल आगे हो जाओगे, क्योंकि कॉलेज के बाद सबको जॉब चाहिए यार। सब चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट तो खासकर ये जाते हैं कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जाए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे, और वहां पर सबसे पहले आपको यही पढ़ने को बोला जाएगा दोबारा कि क्लास 11th पढ़ के आओ जरा। और अगर आपने पहले पढ़ी होगी तो ऑलरेडी आप उनसे आगे हो। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री स्टोरी समझ के टाइमलाइन पढ़ना स्टार्ट करो, और रटने की जरूरत नहीं है कि कब क्या हुआ, ऐसे नहीं रटना है उसको। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हम बोलते हैं कि भैया कहानी की स्टार्टिंग कहां से हुई और एंडिंग कहां हुई, उसको एक फ्लो में पढ़ो, तोड़ तोड़ के नहीं। कि मान लो कोई इंसिडेंट हुआ 1901 में और देन उसके बाद कोई भी इंसिडेंट हुआ 1905, 1910, अब 1901 के बाद डायरेक्ट 1910 पे मत जाओ यार, 1905 को पढ़ो, क्योंकि हर एक इंसिडेंट, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। आप मैं बोलूं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, साथ में आपकी पॉलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रख रहे हो तो भैया करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपको लगेगा अरे सर ये क्या बोल दिया, करंट अफेयर्स कहां से पढ़े? करंट अफेयर्स का मतलब है कि जो आपके टीवी में नॉर्मल न्यूज आती है ना, जो आपके पेरेंट्स बैठकर न्यूज चैनल देख रहे होते हैं, जरा उनको देखना स्टार्ट करो, सिर्फ देखो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उस पर डीप एनालिसिस करो, उसको देखो। और जब आप 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, देन उससे आपके चैप्टर्स देखना कितने ज्यादा रिलेट होंगे, आप रियल वर्ल्ड की चीजों को उससे रिलेट कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स हैं जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और ये कोई इतना टफ नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि नोटबुक लेकर बैठ जाओ, न्यूज लिखने लगो, नहीं, सिर्फ देखना स्टार्ट करो, अपनी हैबिट धीरे धीरे चेंज करो। एकदम नहीं होंगी पर धीरे धीरे चेंज करो, आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा, क्योंकि आपने आर्ट्स लिया, ह्यूमैनिटीज लिया। और मैं भी बोलूं कि तीनों स्ट्रीम में दी बेस्ट अगर कोई स्ट्रीम है वो ह्यूमैनिटीज है। शायद आपको अभी इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ये चीज
खुद आप ये मानने लगोगे कि हाँ ह्यूमैनिटीज दी बेस्ट स्ट्रीम है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम देती है, दी बेस्ट जॉब्स अगर आपको कोई प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से करते हो, आपको जज बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको डीसी बनना है, आपको आईपीएस बनना है, सारी जो बेस्ट जॉब्स हैं वो आपको ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ही करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद करो इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है, ह्यूमैनिटीज के अंदर ऑप्शन होता है आप इकोनॉमिक्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, कोई एक इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स आप लेकर चलते हो, तो भैया यहां पर लॉजिक और ग्राफ्स, जो आपके ग्राफ्स बनते हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान देना, स्टार्टिंग से ही उन पर थोड़ा ध्यान देने लगना, क्योंकि एक पूरा पेज अगर आप पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, थ्योरी पूरी पढ़ोगे और दूसरी तरफ उसी एक पेज का एक डायग्राम दे रखा होगा, एक ग्राफ दे रखा होगा, आप ये चीज देखना वो पूरा ग्राफ उस पूरे पेज को समझा रहा होगा। तो अगर आपने वो ग्राफ डिकोड करना सीख लिया ना स्टार्टिंग में, उस पेज को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना इजीली आपको वो चीज समझ आ जाएगी, आप बोलोगे मैं तो सिर्फ ग्राफ से ही रिवाइज कर सकता हूं। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, अब आप सोच रहे हो कि सर चलो इन चीजों पर मैं ध्यान दूंगा, बट किस तरीके से मेरे को अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, मैं कैसे स्टार्टिंग से पहले महीने से ही चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर करना स्टार्ट करूं, क्योंकि लास्ट तक वेट करोगे तो बहुत सारी चीजें क्या है बिल्डअप होने लग जाएगी, आप कहीं ना कहीं आपके बैकलॉग इकट्ठे हो जाएंगे कि कैसे मैं सारी चीजें एकदम करूं। तो डेली थोड़ा थोड़ा करो, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा एक साथ करना, थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी करना स्टार्ट करोगे तो लास्ट में आप देखोगे कि आपने इजीली 4 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ लिया, और अब बचे हुए आपके पास जो 5-6 महीने हैं उनमें वही सिलेबस आप 5 से 6 बार दोबारा पढ़ लोगे बहुत इजीली, क्योंकि आपने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरना स्टार्ट करो, एकदम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत थोड़ी करो, कंसिस्टेंट तरीके से करो, ठीक है। डेली 3 से 4 घंटे पढ़ोगे आप, है ना, अभी 3 घंटे लगा के चलो, 4 भी नहीं बोल रहा, डेली 3 घंटे भी पढ़ लो, ठीक है, और वो भी बहुत इजीली, ऐसा नहीं कि पूरा फोकस होके टेंशन लेके, आराम से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जो पढ़ा, जो आप स्कूल में पढ़कर आए हो, जो भी आपने करा है, समझ आया नहीं आया, एक बार घर पे आके उसको रिवाइज करो। आप स्कूल में अगर 50 लाइनें पढ़कर आए हो तो घर पे आके दोबारा 50 लाइनें पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी कह रहा हूं 5 लाइनें तो पक्का आपको समझ आएंगी। तो 10% करके अगर डेली कवर करोगे ना, आप देखोगे 3 महीने में 100% आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यूज डिपेंड करते हैं स्कूल्स पर, ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई स्कूल आपको 11th में देता है, कोई नहीं करवाता, बट 12th में आपको ये चीज करनी पड़ेगी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूं आपको अपना फ्यूचर सेट करना है, यहीं से आपका क्या है फ्यूचर बनता है, ठीक है। इसके बाद डेली आओ, जितना पढ़ा एक पेज की समरी बना लो, 10 एमसीक्यूज कर लो और रिवाइज कर लो, वही फ्लो आपको लास्ट तक रखना है। और अगर आप इसी फ्लो में अगर चलते रहे, सेम यही फ्लो अगर आपने फॉलो करा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं ना, कोई कहते हैं ना कि हाँ ऐसा करोगे तो हो जाएगा या हो सकता है, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलो, सब्जेक्ट्स को डेली थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़कर थोड़े को ही रिवाइज करो और थोड़े को ही टेस्ट लो, अपने आप का टेस्ट लो, थोड़े का ही, ज्यादा का नहीं, क्योंकि बाद में ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो कल अपने आप सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और एट लास्ट आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जितना स्ट्रांग आपका 11th क्लास बनेगी, उतना ही आसानी से आप CUT का एग्जाम क्लियर करोगे आफ्टर 12th, और उतना ही अच्छा आपका 12th का भी रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों चीजें आपकी कवर होंगी। जिन बच्चों को CUT के बारे में नहीं पता, मैं आज बता देता हूं कि आफ्टर क्लास 12th आपको CUT का एक एग्जाम देना पड़ता है, जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, MCQ क्वेश्चन बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपका 12th का सिलेबस आता है, और 12th डिपेंड करती है 11th पर। तो ये एक सर्कल है, 11th अच्छी हुई तो 12th अच्छी होगी, 12th अच्छा हुआ तो CUT अच्छा होगा, और CUT अगर अच्छा हुआ तो आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाओगे, एक आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे जहां आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, ऐसे किसी लोकल पोकल कॉलेज में नहीं जाकर बैठोगे। तो ये जो फ्लो है ही आज से स्टार्ट हो जाएगा। जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो इंपॉर्टेंस समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की आने वाले टाइम में, ठीक है, हमेशा से थी, उनकी लाइफ में जो अब आएगा टाइम उसमें कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, वो बच्चे ये बात समझेंगे कि हाँ हमें आज से स्टार्ट करनी पड़ेंगी चीजें, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें से मैं समझाकर चला जाऊंगा, हम अवेलेबल हैं इसी चैनल पे, आपको सारी चीजें हम करवाएंगे भी धीरे धीरे करके। अभी आप देखोगे कि शॉर्ट्स के सेक्शंस में ज्योग्राफी के आपके पूरे पूरे चैप्टर हम कवर करवा रहे हैं शॉर्ट्स में, ताकि आपको एक ओवर ले मिल जाए, या एक पूरे चैप्टर का एक सार मिल जाए, समरी मिल जाए कि ओके मेरे को चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़नी है, ताकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके लिए ईजी हो जाए,
ठीक है, तो जुड़े रहना है आपको, साथ बने रहना है। जिस तरीके से अब भी हम 11th क्लास की कैसे स्टार्ट करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी जर्नी में आपकी 11th 12th CUT, ये समझो आने वाले अगले आपके जो 2 साल हैं, 2 साल में आप इस चेहरे को याद कर लो। ये चेहरा आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर टाइम में आपके लिए अवेलेबल हूँ। और आपकी 11th भी यहाँ कवर होगी, आपकी 12th भी पूरी कवर होगी, ठीक है। और कुछ बच्चे तो जानते होंगे मुझे, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा। तो बेफिक्र रहो, बस मेहनत आज से स्टार्ट कर दो। थोड़ी करो, ज़्यादा नहीं करनी है, बट थोड़ा थोड़ा जरूर करो। बिल्कुल ईजी नहीं होना है, लेट गो नहीं होना है। हो सकता है आपके क्लासमेट्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपको बोलेंगे अरे क्यों इतना सीरियस हो रहा है, उनको बोलने दो। आपको अपनी लाइफ बनानी है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उनके लिए नहीं करना है, ठीक है। उनको उनकी करने दो, थोड़ा पढ़ो और बाद में जाके खेलो, मस्ती करो, एंजॉय करो। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा जरूर पढ़ो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। क्लास 11th इस तरीके से आप स्टार्ट करें, ठीक है। आगे जो भी चीज़ें होंगी, अपडेट होंगे, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जो ये सोच रहे हैं कि 11th क्लास बहुत ईजी है।